नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिराज परियार है। एमपीपीएससी 2022 में मेरा चयन ईडी एजुकेशन के पद पर हुआ था। हाल ही में एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स और एमपीपीएससी 2024 मेंस का रिजल्ट आया है और इनमें जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको शुभकामनाएं और बधाइयाँ। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ अभ्यर्थी या कुछ साथी जो चयनित नहीं हो पाए हैं, उनके सामने एक दुविधा है, द्वंद्व है कि अब वो किस प्रकार से तैयारी करें, क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो इसी विषय पर आज मैं आप लोगों से विस्तृत चर्चा करने वाला हूं कि एमपीपीएससी 2026 को टारगेट करते समय हमें किस प्रकार तैयारी करना है। और इस विषय में मैं सभी अभ्यर्थियों को दृष्टिगत रखते हुए बात करूंगा, जिनमें कुछ फ्रेशर्स होंगे, कुछ एक दो बार के अनुभवी होंगे जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, कुछ सिर्फ प्रीलिम्स दे चुके हैं, कुछ मेंस दे चुके हैं। हम सबको मिलाकर एक विस्तृत कार्य योजना पर बात करेंगे। सबसे पहले कि तैयारी के बारे में पता होना चाहिए हमें कि एमपीपीएससी जो हम कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सभी लोग अवगत होंगे कि सामान्यतः इसमें 3 चरण होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू। और यदि हमारे पास 1 साल का समय है तो हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव है और मेरे जो साथियों का अनुभव है कि सबसे पहले हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी एक वो कोर है जो एमपीपीएससी की परीक्षा के तीनों चरणों को एक समाहित करता है। यदि हम एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा और कुछ हद तक इंटरव्यू की तैयारी हमारी हो जाती है। और यदि मुख्य परीक्षा आपकी अच्छी है और उसमें आपका स्कोर अच्छा है तो अंतिम चयन आपका निश्चित तौर पर होगा। इसके सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में एग्ज़ाम प्लान बता देता हूँ कि इसमें हमारे 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में पहले जो 4 पेपर होते हैं उन्हें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कहा जाता है। पेपर 5 हिंदी का होता है। पेपर 6 में ऐसे और जो फॉर्मेट्स प्रारूप लेखन होता है वो शामिल है। मुख्य परीक्षा कुल 1500 अंकों की होती है। 185 अंक का साक्षात्कार होता है। कुल 1685 अंकों की परीक्षा है। इसी से हमारी फाइनल लिस्ट बनती है। अब तैयारी हम कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसमें जो कोर बिंदु हैं मैं उन पर संक्षिप्त में बात करूँगा कि कैसे प्रारंभ करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और विषयों में सोर्स क्या होंगे, हमें क्या पढ़ना है। इस बारे में वैसे अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं इस बारे में बताऊँ। सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। हमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। जब हम चूँकि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा से स्टार्ट करेंगे तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस हमें एक बेहतर समझ होना चाहिए। समझ इस स्तर की होना चाहिए कि यदि हम कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल हम यदि पढ़ रहे हैं तो हम उसे संबंधित पेपर के संबंधित यूनिट से हमको रिलेट कर सकें। जैसे यदि हमने राजस्व महाअभियान की न्यूज़ पढ़ी है तो हम उसको रिलेट कर सकें कि इसको हम गुड गवर्नेंस में लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में सेट कर सकते हैं। तो इस हद तक हमें सिलेबस की एक बेहतर समझ होना चाहिए। बिना सिलेबस को पढ़े, बिना सिलेबस का अध्ययन करते हुए हम अपनी तैयारी को एक सही दिशा नहीं दे रहे होते हैं। तो सिलेबस की समझ बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है। तो हमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही पढ़ना है। यदि हम सिलेबस से इतर पढ़ेंगे तो हमें निश्चित तौर पर ज्ञान तो अर्जित होगा, लेकिन सफलता नहीं। ज्ञान तो हम सफलता के बाद भी अर्जित कर सकते हैं, काफ़ी समय लगेगा। तो पहली प्रायोरिटी जो हमारी है वो सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसलिए सिलेबस की समझ बेहतर होनी चाहिए। दूसरा, सिलेबस के साथ साथ जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो जो सोर्स है, सोर्स में मतलब क्या कौन सी किताबें पढ़नी है, किस पेपर के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन से नोट्स पढ़ने हैं, ये हमें तय कर लेना चाहिए। तो सोर्सेस में मेरी सलाह यही रहेगी कि जो कुछ प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्थान है मध्य प्रदेश में, सभी अभ्यर्थी लगभग उन्हीं में से चयन करते हैं। लेकिन किसी विषय के विषय विशेष के नोट्स अच्छे होते हैं, दूसरे संस्थान के दूसरे विषय विशेष के नोट्स अच्छे होते हैं, तो वो आपको तय करना है। और यदि आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग आपकी हेल्प करें तो जो टेलीग्राम की लिंक आपके पास आ रही है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसमें जो हम लोगों ने खुद अपनाया, जिससे हम लोगों ने खुद पढ़ा है, वो हम आपको बता सकते हैं। तो 2-3 कोचिंग है, मैं
टेलीग्राम ग्रुप में उनके नाम आपको बता दूंगा। तो उनके आप नोट्स ले सकते हैं। कुछ रेफरेंस बुक हैं, जैसे कि आप यदि MPG का पढ़ना है तो उसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की ग्रंथम पढ़ सकते हैं, या फिर मुकेश माहेश्वरी की बुक पढ़ सकते हैं। ये जो बुक है ये आपको एक रेफरेंस बुक पढ़ना ही है। परीक्षा धाम एक कह सकते हैं सदाबहार किताब है, जिसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए हमको पढ़ना ही चाहिए। तो सोर्स तो एक सीमित होना चाहिए, पहला। दूसरा, प्रतिष्ठित संस्थान की होना चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकें, संपूर्ण होना चाहिए। और एक विषय या एक पेपर के लिए बहुत अधिक सोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे यदि पेपर पार्ट 1 में आप पहले यूनिट के लिए कोई सोर्स कर रहे हैं तो आपके पास एक होना चाहिए। यदि आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, आप जल्दी पढ़ सकते हैं, तो आप 2 कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठे करने से हमारी चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं, इसलिए सोर्स सीमित और अच्छे होना चाहिए। तीसरा, तैयारी के चरण में हमें, जब हम सिलेबस की समझ हो जाती है, नोट्स समझ या सोर्स हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं, इसके बाद इसके साथ साथ हमें PYQ का अध्ययन करना चाहिए। जो पिछले पेपर हैं, जो पिछले मुख्य परीक्षा के पेपर आए हुए हैं, उनकी समझ हमें एक दिशा देती है, एक लेआउट तय करती है कि हम किस विषय में, किस सब्जेक्ट में, कौन सा कोर सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिस पे हमें अधिक जोर देना है, किसको हमें छोड़ना है, किस पार्ट पे हमें बार बार रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करते समय किस पे अधिक ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें हमें PYQ के अध्ययन से पता चलती है। और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं, तो वो तो खैर उसका एक अलग एडवांटेज है ही, लेकिन PYQ का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जब तैयारी के चरण में हम जब मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो सोर्स तो हमारे पास हैं। यदि आपके पास सीमित और अच्छे सोर्स हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वयं के हैंड रिटन नोट्स होना बहुत आवश्यक है। संक्षिप्त, कंसाइज वे में नोट्स होना चाहिए, अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण इन द सेंस कि यदि हम उनको पढ़ते हैं, यदि मान लो मैंने पेपर 1 के पार्ट A के नोट्स सभी 5 यूनिट के बना लिए हैं, तो मेरे पास उस यूनिट के नोट्स ऐसे होना चाहिए कि उनको पढ़ के मैं कल एक दिन में रिवाइज करूं और कल मैं उसका टेस्ट लगा लूं। तो उनको उस वे में आपको बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स मेकिंग कैसे की जा सकती है, यदि आप लोग चाहेंगे तो हम उस पर एक पृथक से वीडियो बना सकते हैं। बाकी नोट्स यदि आपको देखना है तो टेलीग्राम पे, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हम भी उनको फॉलो करते थे कि नोट्स कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितने छोटे होने चाहिए, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है जो समाहित होनी चाहिए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो हम एक वीडियो आप बाद में बना सकते हैं। नोट्स हो जाएंगे आपके पास। इसके बाद जब हम पढ़ाई करते हैं तो कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। बिना रिवीजन के किसी भी पढ़ाई का, किसी भी टॉपिक का पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। यदि आपने एक कोई टॉपिक पढ़ा है, आपने भूगोल में यदि परंपरागत जो ज्ञान है, भूगोल का परंपरागत ज्ञान वाला टॉपिक पढ़ा है, यदि आपने उसको एक बार पढ़ लिया है, आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आप यकीन मानिए आप उसको पेपर में नहीं लिख पाएंगे। तो उसके रिवीजन, और सिर्फ एक रिवीजन नहीं, मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। करना कैसे वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। रिवीजन के बाद एक और पॉइंट आता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस, यदि मेंस परीक्षा हम स्टार्ट करते हैं तो मेंस के लिए हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना बहुत आवश्यक है। आंसर राइटिंग करना, उसमें सुधार करना, सुधार कैसे किया जा सकता है, तो आंसर राइटिंग करने के बाद अपने दोस्तों को, या आपके कोई सीनियर है, या कोई आपके संपर्क में सिलेक्टेड व्यक्ति है, कोई टीचर है, आप उससे, या कोई मेंटर है आपके पास, तो आप आंसर राइटिंग करके उसको आप एवेल्यूएट करवाइए, और जो भी अपेक्षित सुधार की आपसे उम्मीद है वो प्रयास करिए। तो ये तो मेन चीज़ें हो गई हैं जो हमें करना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन हमें करना कैसे है एक्चुअली। तो मैं जो टारगेट एक बनाऊंगा, यदि कोई एक फ्रेशर भी स्टार्ट करता है, या फिर जो एक 3-4 साल का एक्सपीरियंस व्यक्ति है वो भी स्टार्ट करता है, तो अपने अकॉर्डिंग कम से कम अभी से, यदि हम मार्च से स्टार्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी 2026 में प्रीलिम्स होगा, जैसा कि फरवरी 2025 में पिछला प्रीलिम्स हुआ था। यदि फरवरी में भी होता है तो लगभग 1 साल है हमारे पास, तो हम 7 से 8 महीने मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं। और अब अपनी सुविधा अनुसार जो अंतिम 3 से 4 महीने बचेंगे वो टोटल फोकस होना पड़ेगा प्रीलिम्स पे, वो अपनी क्षमता के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम दे रहा है,
तो उसको 3 से 4 महीने ही देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को एक्सपीरियंस है, उसने प्रीलिम्स निकाले हैं और उसका सिलेबस मेंस का कंप्लीट हो चुका है और प्रीलिम्स का भी उसका काफ़ी सिलेबस हो चुका है, तो फिर वो 3 महीने दे सकता है। और यदि और अच्छा और एडवांस लेवल पे कोई व्यक्ति पहुंच चुका है तो 2 महीने में प्रीलिम्स किया जा सकता है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि 7-8 महीने आप मेंस कीजिए और लास्ट के 3-4 महीने आप प्रीलिम्स को दीजिए। अब मेंस करना कैसे है? तो मेंस आपको पेपर वाइज स्टार्ट करना है। जैसे यदि आप अपनी सुविधा अनुसार प्रारंभ के 4 पेपरों में से कोई से भी पेपर का कोई से भी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ 4 पेपरों से स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, पेपर 5 और पेपर 6। हिंदी और ऐसे की मैं अलग से रणनीति बताऊंगा। तो पहले जो 4 हैं उनमें से आप किसी भी पार्ट से, जो भी आपकी रुचि का विषय है, आप पेपर 1 के पेपर पार्ट ए से स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, आप भूगोल से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपकी साइंस में रुचि है तो साइंस से स्टार्ट कर सकते हैं, या सोशलॉजी या उद्यमिता, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। लेकिन यदि आपने किसी एक पार्ट को उठाया तो आप उस पार्ट को पूरा कंप्लीट किए बिना बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे यदि मैंने पार्ट ए पेपर 1 पार्ट 1 से स्टार्ट किया है, तो मैं पहले पेपर 1 पार्ट ए की 5 यूनिट कंप्लीट करूँगा, उनको पूरा पढ़ूंगा, उनके पूरे नोट्स बनाऊंगा, और जब नोट्स मेरे पास कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं दूसरे पार्ट में जाऊँगा। और जब जैसे ही एक पार्ट पूरा हो जाए, जैसे पार्ट ए मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप एक समय निश्चित कीजिए कि आपको एक पार्ट कितने समय में करना है। आप यूनिट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 5 दिन में 7 दिन में 1 यूनिट करना है, या और जल्दी करना है 1 सप्ताह में 2 यूनिट करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। जब पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा फिर आप उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। पार्ट बी आपने स्टार्ट कर दिया है और पार्ट ए की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है, दो काम होंगे। पार्ट बी आपका कवर होगा, आपके नोट्स बनते चलेंगे, वो आपका काम हो रहा है। और पार्ट ए की जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो पार्ट ए का रिवीजन आपका होता रहेगा। आप आंसर राइटिंग यदि कंफर्टेबल हो तो डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कि यदि कंफर्टेबल हो तो 1 10 मार्कर, 2 7 मार्कर और 3 2 मार्कर लिख सकते हैं। यदि डेली नहीं कर सकते हैं, सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार भी नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 बार आप जरूर करना चाहिए आपको, कि आपने सप्ताह में 1 बार 1.5 घंटे आपने पार्ट ए की आंसर राइटिंग की, पार्ट बी आपका चल रहा है। इसी प्रकार जब आपका पार्ट बी खत्म होता है तो आपने दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं, दूसरे पेपर का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो आप पहले पेपर की पार्ट बी की आंसर राइटिंग करते हैं। जब उसकी आंसर राइटिंग हो जाती है तब आप पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो पूरे पेपर की आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप PYQ लगा सकते हैं, या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, वो आप लगा सकते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करते रहना चाहिए। आपका सिलेबस भी सिक्वेंशियल बढ़ रहा है, आगे आपके नोट्स बन रहे हैं, आप पीछे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन भी होता चल रहा है। और जब आप 7-8 महीने में जब आप इसको पूरा करेंगे कंप्लीट मेंस को, तो आपकी कई बार आंसर राइटिंग हो चुकी होगी, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन हो चुका होगा, और आपके पास नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। और एक बार जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको रेफरेंस बुक को साइड में रख देना है, सिर्फ आपको अपने नोट्स से रिवीजन करना है। उनमें आप थोड़ा स्पेस छोड़ सकते हैं, समय समय पर अपडेशन की आवश्यकता होती है। तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ते रहें, आप लिखते रहें। ये जो प्रोसेस है, ये यदि रेगुलर बेस पे चलती है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। 4 पेपर तो ये आपके चलेंगे। पेपर 4 में यदि अपन पार्ट में डिवाइड करें तो 8 पार्ट होते हैं, और एक पार्ट में 5 यूनिट है, तो आपके पास 40 यूनिट हो जाएंगे। अब 40 यूनिट को आप समय डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार आपके 4 पेपर कंप्लीट होते हैं और आंसर राइटिंग चलती है। यदि अब बात आती है पेपर 5 की, कि हम हिंदी को कैसे करें और ऐसे को कैसे करें, तो हिंदी के लिए आपको डेली बेसिस पर टारगेट देना है। जैसे आपका पार्ट ए आपने स्टार्ट किया, वो तो आपको चल ही रहा है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि दिन के 20 मिनट या 30 मिनट, यदि आधा घंटा देते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको हिंदी को देना है, और रेगुलर बेस पर देना है। रोज आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज रस पढ़ना है, रस मुझे एक दिन में ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि मेरा एक पार्ट चल ही रहा है तैयार, मुझे आज सिर्फ रस के अंग पढ़ना है। तो आपने आज रस के अंग पढ़ लिए, कल आपने 3 रस पढ़ लिए, अगले दिन अगले 3 रस पढ़ लिए, और धीरे धीरे रस आपका 4 दिन 5 दिन में रस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ में जब आप अगले टॉपिक पे बढ़े हिंदी के, तो पिछले वाले टॉपिक का रिवीजन कर लें या फिर उसको लिख लें, क्योंकि इसमें हिंदी में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें याद नहीं होते हैं, वो सिर्फ लिखने से ही याद होते हैं।
जैसे रस है, आपने श्रृंगार रस पढ़ा है, अब उसके 2 उदाहरण आपको याद होना चाहिए। जब तक आप उनको लिखेंगे नहीं, आप उनको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो कम करना है, ऐसे आपने सिर्फ 2 उदाहरण याद किए हैं तो 2 ही उदाहरण याद करना है। आपको साल भर उन्हीं की प्रैक्टिस करना है बार बार, क्योंकि हम बहुत 10 कर लेंगे कोई मतलब नहीं है, लिखना वहाँ एक है। लेकिन यदि आपने 10 किए, मिसमैच में भूल गए वहाँ पर, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 2 किए, कंठस्थ किए, यदि क्वेश्चन आया, जैसे ही आया आपने तुरंत वर्ड टू वर्ड लिख दिया, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके। हिंदी में जो वोकैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, इग्नोर कर दिया। लेकिन जो बढ़त मिलती है वो हमें वोकैब से ही मिलती है। तो वोकैब के लिए मैंने क्या किया था, वोकैब के लिए पहले पिछले 5-6 साल के जो हिंदी के पेपर हैं जिनमें जो वोकैब आई है उसको पूरी आप कंठस्थ कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चन उससे रिपीट होना ही है, हमेशा होते हैं और आगे भी होंगे। तो आप पिछले 6-7 साल के 2019 से पेपर ले सकते हैं, उनके आप वोकैब पूरी याद कर लें। ना केवल वोकैब, पिछले 6-7 साल के हिंदी के सारे पेपर को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हिंदी का पेपर काफ़ी हद तक रिपीट होता है। तो उसको आप बार बार उसी को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत सारी मदद मिल जाएगी। वोकैब आप कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे करता था, जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली है हिंदी टू इंग्लिश, उसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं हिंदी टू इंग्लिश के लिए क्या करता था कि मैंने 10 वर्ड आज याद किए, हिंदी में 10 वर्ड मैंने लिख लिए, मैंने इनको याद कर लिए, उनका मैंने अंग्रेजी वाला पार्ट नहीं लिखा। लेकिन कल मैं जब अगले 10 वर्ड याद करूँगा तो उन 10 वर्ड को याद करने से पहले जो 10 वर्ड मैंने कल याद किए थे उनका हिंदी में उनका इंग्लिश लिखूंगा। यदि हिंदी हिंदी टू इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी याद किए हैं तो उनकी हिंदी लिखेंगे। अब यदि मुझे 10 में से 7 वर्ड याद आए हैं, 3 नहीं आए हैं, तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे 3 वर्ड फिर से याद करने हैं, तो मैं उन 3 वर्ड को रेड पेन से लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैं जब आगे चरणबद्ध तरीके से ये दोहराऊंगा तो मेरे पास एक ऐसा कलेक्शन बन जाएगा जिसमें से मुझे रोज़ 2 शब्द नहीं आए, 3 शब्द नहीं आए, उनको मैंने रेड पेन से लिख लिया, वो हाईलाइटेड हो गए। तो जब मैं रिवीजन करूंगा तो मेरा ध्यान उन पर ही जाएगा, क्योंकि हम वही शब्द भूलते हैं और पेपर में भी वही भूलेंगे। लेकिन यदि हमने उनको अच्छे से याद कर लिया तो हम उनको दोबारा फिर नहीं भूलेंगे। तो ऐसे आप वोकैब सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली नहीं, बल्कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और जितने भी जो शब्द पूछे जाते हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनको सब आपको यदि लिख कर करेंगे तो आप फिर उनको दोबारा नहीं भूलेंगे। और यदि आपके पास पूरा 1 साल है जब आपको तैयारी करना है, तो आप ये बिल्कुल प्रॉपर वे में करें, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे और आपकी तैयारी आपको कंठस्थ भी हो जाएंगे। हिंदी का यही बहुत अच्छा तरीका है। अब हम पेपर 6 की बात करते हैं, जिसमें कि ऐसे राइटिंग और जो प्रारूप लेखन है, फॉर्मेट राइटिंग है, वो आता है। तो अक्सर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि ऐसे डायरेक्ट एग्जाम हॉल में लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे लिखना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत कठिन या उबाऊ कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं रहती है। मैं भी जब लिखता था तो लिखने का मन नहीं करता था, लेकिन यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे का सिर्फ एक यही तरीका है कि आप कोई भी 1 या 2 स्टैंडर्ड बुक लें या फिर टॉपर्स के ऐसे लें। जैसे मैं निशांत सेन सर की जो बुक है जिसमें टॉपर्स के ऐसे हैं, मैंने वो पढ़ता था, मैं उससे काफ़ी हेल्प मिली है। और किसी भी एक पब्लिकेशन की आप ऐसी की बुक ले लें, जिससे कि आपको एक लेआउट पता चल जाए कि स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या कंटेंट, क्या डायमेंशंस देने हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तब भी आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे राइटिंग की यदि आप लोग डिमांड करते हैं तो एक अलग से हम वीडियो बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस ऐसे करना है कि जो आपने सिलेबस में पढ़ा है, जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, सिलेबस के टॉपिक दिए हैं सारे, कि इन टॉपिक्स से ऐसे पूछा जा सकता है। एक तो वो टॉपिक पढ़ें, दूसरा पिछले 5-6 साल के जो ऐसे आए हुए हैं, हर बार हर पेपर में 4 ऐसे आते हैं 1000 शब्द के, 4 ऐसे आते हैं 500 शब्द के, 4 में से हमें एक एक लिखना रहता है। अब वो 4 हैं तो हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए वो चारों उपलब्ध है, तो हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि मैं लूँ कि एक अभी 3-4 साल से एक ट्रेंड रहा है कि टेक्नोलॉजी पर ऐसे पूछा ही जाता है। 2024 का जब मैं मेंस लिख रहा था उसमें मोबाइल का आया था कि मोबाइल का कैसे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उससे पहले शायद 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया था। तो टेक्नोलॉजी पे ये कैसे लगभग हर साल आ रहा है। तो इस प्रकार आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कब किस प्रकार के ऐसे पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है। तो उससे हम एक
अगले जो साल में पूछे जा सकते हैं उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो आप उसी आधार पर आप ऐसे के टॉपिक डिसाइड कीजिए, पुराने में जो पूछे गए हैं उन ऐसे को लिखिए, लीजिए उनके बारे में। यदि आपके पास डाटा नहीं है, डाटा कहाँ से लाएंगे? जैसे मान लीजिए परंपरागत खेल है, जो कि एक टॉपिक दिया है, ऐसे लिखना है उस पर। अब उसके बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो उसके लिए आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। परंपरागत खेल हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, कोई वीडियो मिल जाएगा, या फिर गूगल पर सर्च कीजिए। चैट जीपीटी यूज़ करिए, बहुत अच्छा है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं कि परंपरागत खेल पर विषय पर ऐसे लिखें, तो आपको एक लेआउट मिल जाएगा। आपको यदि मान लो 200 शब्द भी मिल गए, 250 शब्द मिल गए, तो आप फिर उससे एक समझ में आ जाएगा कि हमें लिखना किस प्रकार है। आप उसके बारे में रिसर्च करिए, डाटा इकट्ठा कीजिए, फिर आप उसको लिखिए। ये आपको करना कैसा है? आपको हर सप्ताह, यदि एक सप्ताह में एक बार हो जाए, इसे मैं करता था कि मुझे संडे को टाइम मिलता था, तो मैं संडे टू संडे कैसे लिखता था। यदि आप सप्ताह में एक नहीं लिख सकते हैं तो एटलीस्ट 10 दिन में एक तो लिख ही सकते हैं, और लिखना ही चाहिए। यदि आप नहीं लिखते हैं तो ऐसे आप बहुत बेहतर नहीं लिख पाएंगे। तो आप रेगुलर बेस पर एक निश्चित समय के अंतराल पर एक ऐसे लिखें। ऐसे लिखना कैसे, एक दिन डिसाइड कर लें, जो ऐसे टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया, और फिर अपना ऐसे लिखें। सिर्फ ऐसे लिखना ही नहीं है, ऐसे को लिख के खुद उसको पढ़ना है, जो कि बहुत कठिन काम है। अपना लिखा हुआ ऐसे पढ़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं हम खुद अपना अवलोकन एक बार करें, फिर हमारे जो मित्र हैं जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाएं, कोई यदि मेंटर है, कोई टीचर है, आप उसको पढ़ाएं। इससे जितनी हमारी कमियां पता चलेंगी उतना हम में सुधार की गुंजाइश रहेगी, और सुधार की गुंजाइश सब में होती है। तो ये जब तक हम दूसरे व्यक्ति को दिखाएंगे नहीं, हम अपनी कमियों को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे अच्छा लिख रहे हैं और यही बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें एक दूसरे के नज़रिए से भी देखना आवश्यक है। तो निरंतर जब हम आंसर राइटिंग भी करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, तो उसको हमें चेक भी कराना है। ये तो हुई पेपर 6 की रणनीति। इसके साथ जो एक उसमें फॉर्मेट राइटिंग है, प्रारूप लेखन है, जिसमें प्रतिवेदन है या लेटर आते हैं, आदेश आते हैं, और रिमाइंडर है, सर्कुलर है, ये कैसे लिखना है। इसमें हमें अधिसूचना वगैरह है, इसको लिखना चाहिए कि जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं रेगुलर बेस पे, ऐसे ही इसको भी लिखना है। जैसे कि मान लो हर वीक में एक दिन डिसाइड किया है आपने कि मुझे हर संडे को एक फॉर्मेट लिखना है। आज आपने लेटर लिख लिया है, कल आपने अगले संडे को आपने अधिसूचना लिख ली है, अगले संडे को आपने प्रतिवेदन लिख ली है। तो ये प्रैक्टिस लगातार बनी रहनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। आपको अधिसूचना लिखनी है, आपको मध्य प्रदेश शासन की एक अधिसूचना सर्च करनी है, मिल जाएगी। आपको पुराने विषय, आप पुराने पेपर्स में से एक टॉपिक उठाना है। पुराने पेपर्स आपने देखी, उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं कि इस पर प्रतिवेदन लिखें। आपने प्रतिवेदन सर्च किया, पुराने पेपर वाला प्रतिवेदन की आपने प्रैक्टिस कर ली, किसी अपने साथी से या टीचर से, किसी से आपने उसको एक बार चेक करवा लिया। ये फॉर्मेट आपको लिखते रहना है, और जो सबसे अच्छा हो जाएगा आपके पास कि हाँ आपको सब समझ में आ गया है, तो सभी जितने पॉइंट्स दिए हैं सिलेबस में, उसके आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। जैसे कि आपको अधिसूचना देखना है, तो जैसे पेपर कल है, तो आपने आपके नोट्स लिए और उसमें अधिसूचना का फॉर्मेट आपने देख लिया कि हाँ ये अधिसूचना है, ऐसे लिख के आना है। क्वेश्चन वही नहीं ना आएगा जो आपने प्रैक्टिस की है। अधिसूचना लिखने को आएगी, लेकिन हो सकता है वो सब्जेक्ट चेंज कर दें, वो फिर जैसा टॉपिक आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। तो ये चीज़ें रेगुलर बेस पे करनी है, इनमें गैप नहीं करना है। तो पहला पेपर 1 से या 4 तक आपको किसी भी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, साथ साथ में स्टार्ट करना है। उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाना है, और एक पार्ट खत्म होने के बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, उसको चेक करवाना है। हिंदी और ऐसे को आपको हिंदी को पैरेलल लेके चलना है डेली बेसिस पर, और ऐसे को और जो फॉर्मेट राइटिंग है उसको आपको एक रेगुलर बेस पर ऐसे की तरह उसको लिखते चले जाना है। ये तो हो गई हमारे एक से पेपर से लेकर 6 तक के लिए। इनके सोर्स क्या रहेंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लिख कर दूंगा। और इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि हम गलतियां करते हैं कि एक साल का है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग चुनौतियां हैं। समय हो गया है कि 6-7 महीने का समय डिसाइड हो गया, लेकिन 6-7 महीने कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक चुनौती होता है, उसको आपको बना के रखना है। आंसर राइटिंग करने में बहुत चुनौती होती है, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, यदि आंसर राइटिंग में चुनौतियाँ हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में यदि आप लोग डिमांड करते हैं तो हम प्रत्यक्ष इस पर वीडियो बना देंगे।
तो अभी हमने जिन पॉइंट पे बात की मैं उनको संक्षिप्त में एक बार दोहराना चाहूँगा कि पहले मैंने बोला था कि अंडरस्टैंडिंग जो एग्ज़ाम सिलेबस है और पैटर्न है उसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो 7-8 महीने मेंस को देना है वो मेंस को आपको देना है, उसमें आपको सोर्स डिसाइड करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो लास्ट के 3-4 महीने हैं उस पर आपको प्रीलिम्स फोकस होना है। प्रीलिम्स में आपको क्या करना है उसके बारे में जब और आगे बढ़ेंगे तो एक अलग से फिर हम वीडियो बना देंगे कि प्रीलिम्स में कैसे फोकस होना है, टेस्ट सीरीज करना है और साथ में आंसर राइटिंग भी करना है या नहीं करना है। यदि हम एडवांस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब हमारे मल्टीपल रिवीजन हो जाते हैं, आंसर राइटिंग बेहतर हो जाती है, तब हम रिवीजन के साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की प्रैक्टिस दोनों साथ में चला सकते हैं। वो कैसे करना है उस पर हम आगे बात कर सकते हैं। अब लास्ट में जो 3-4 महीने हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो खुद हम अवलोकन कर सकते हैं कि हमें 3 महीने देना है या 4 महीने देना है, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो लास्ट में जो कुछ की पॉइंट्स हैं उन पर मैं एक बात कर लेता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मेरा प्रीलिम्स हर बार निकलता है, मेंस नहीं निकलता है। कुछ लोगों का प्रीलिम्स हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता है। तो ये जो चुनौतियाँ हैं ये सबने झेली है, हम लोगों ने भी झेली है, लेकिन इसमें क्या कमियाँ रहती हैं, क्या जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो कि वास्तविकता में हमें सफलता दिला सकती है। तो कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैं उन पे आपका बता सकता हूँ कि पहला है कि हम हमेशा तैयारी के दौरान MPGK को इग्नोर करते हैं। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम PhD कर रहे हों, जबकि उसकी आवश्यकता है नहीं। हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसका सब भूगोल देखेंगे, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। टू द सिलेबस जितनी हम डिमांड है एग्जाम की, आप PYQ देखिए, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस पूरा करना है, ना कि सिर्फ सिलेबस के एक पॉइंट में हमें पूरा समय वेस्ट करना है। तो पहला तो ये है कि हमें टू द सिलेबस होना है, जो हम गलती करते हैं अक्सर। और MPGK को इसलिए पढ़ना है क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश GK पर ज़्यादा जोर रहेगा। आप हिस्ट्री देखें, भूगोल देखें, पॉलिटी देखें, इकोनॉमी देखें, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें उसमें MP का वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है। तो MPGK को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो पेपर वाइज ही करना है। जैसे पार्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको MP हिस्ट्री का 3 यूनिट है, उसमें 2 यूनिट आपकी इंडियन हिस्ट्री के, तो आपको 3 यूनिट वेटेज जाता है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना है। भूगोल है उसमें भी MP का जो पार्ट है बहुत अच्छे से कर लेना है। तो MPGK को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, आंसर राइटिंग में गैप करना दूसरी गलती है, कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लेते हैं जब उनके पास मोटिवेशन हाई है। जैसे भी यदि आप वीडियो देखेंगे आपके अंदर बहुत मोटिवेशन आ जाएगा, मुझे भी करना है, मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी। लेकिन आंसर राइटिंग आपने स्टार्ट की और 2 दिन लिखा और तीसरे दिन आपका फिर गैप कर दिया, फिर आपने अब मन नहीं लग रहा है, या फिर आप पहले सिलेबस कर लेते हैं। फिर आपकी जो मनोवृत्ति है ना, वो सेल्फ जो अहम रक्षात्मक मनोवृत्ति का पार्ट है, आपका स्वयं का जो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप ये सोचते हैं कि पहले सिलेबस कर लेते हैं, या फिर पहले नोट्स बना लेते हैं, या पहले किताब इकट्ठी कर लेते हैं। ये चीज़ें नहीं करना है। आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट की है, आपने पार्ट वाइज स्ट्रेटजी बना ली है, आप उस पर कायम रहिए, आप उसको रेगुलर फॉलो कीजिए। तो आंसर राइटिंग में गैप नहीं करना है। तीसरा है कि हम तीसरी मिस्टेक होती है कि PYQ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उनको सॉल्व नहीं करते हैं। ये तीसरी मिस्टेक है जो कि सभी लोग करते हैं, जबकि इससे हमें हमारी दिशा तय होती है कि हमें कितना पढ़ना है, किस पार्ट पे अधिक जोर देना है, और PYQ हल का ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है, ये हमें समझ में आती है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से। तो इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सबने की होगी और आप लोग सहमत भी होंगे मेरी बात से, कि वेरियस सोर्सेस, हमें ये किताब भी लेना है, हमें इस कोचिंग के नोट्स भी पूरे मंगा लिए, उस कोचिंग के नोट्स मंगा लिए, ये किताब भी ले ली है। और हमारे फ़ोन में यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो कम से कम 100 PDFs आपके फ़ोन में होंगी, निश्चित तौर पर होंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो सोर्स नहीं है, यदि आप PDF से पढ़ रहे हैं तो आप PDF से ही पढ़िए, आप नोट्स नहीं लीजिए। यदि आपके पास नोट्स PDF फॉर्म में है तो आप उससे पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप उससे पढ़िए। आप इसका कलेक्शन करने से बचें। मेरी सलाह ये है कि आप बहुत सारे सोर्स इकट्ठे नहीं कीजिए।
आप एक निश्चित कीजिए कि आपको सिर्फ एक पार्ट के लिए आपको ये 2 किताबें पढ़नी है, तो बस वही पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अपडेट आपको कुछ चीज़ टेस्ट लगाते हैं, पेपर देते हैं, जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है उसको आप अपडेट कर लीजिए। हमें 100% नहीं पढ़ना है, 100% पढ़ के किसी की नहीं आती। सिलेक्शन 50% से हो जाता है, आपको अच्छा रैंक मिल जाएगी 50% से। यदि आप 90% भी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप 55% 50% तक आके आप टॉपर बन सकते हैं। लेकिन वेरियस जो कलेक्शंस है सोर्सेज का, बुक्स का, नोट्स का, वो उसको करने से बचें। पीडीएफ्स कम से कम रखें, क्योंकि नई नई कोचिंग्स के जैसे ही आते हैं तो पीडीएफ्स आने लगती हैं। आप किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, बहुत अच्छे होते हैं, उनमें पर्याप्त डाटा होता है। आप उस पर फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए और उसको अपडेट करते रहिए। बाकी इधर उधर से ज़्यादा कलेक्शन मत कीजिए। इसके बाद होता है कि जैसे मैंने पहले बात कर दी है इस बारे में कि हमें सिलेबस से नहीं भटकना चाहिए। यदि हम सिलेबस से भटकते हैं तो एक तो हमारा सिलेबस का अधूरा रह जाता है, आपके ना तो नोट्स रहेंगे, ना आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, और फिर आगे जब जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तब फिर हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता है, तब हमारे अंदर और चिंता कर जाती है कि अब कैसे होगा और कम समय में कैसे होगा। जब एक साल में कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर आप 3 महीने में कैसे कर पाएंगे। इसलिए टू द सिलेबस रहना है। अब मैं बात करना चाहूँगा कुछ लोगों के बारे में, जैसे कि कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे जो जॉब में रहकर तैयारी कर रहे होंगे। मैंने जॉब में रहकर ही तैयारी स्टार्ट की थी और जॉब अभी भी मैं पिछली जॉब में ही हूँ। तो क्या चुनौतियाँ आती हैं मैं समझ सकता हूँ। ना केवल जॉब वालों के साथ, कुछ हाउस वाइफ्स होंगी, कुछ किसी के पास साथ पारिवारिक समस्या होगी, किसी के साथ आर्थिक समस्या होगी, अलग अलग समस्याएं होंगी, निश्चित तौर पर होती हैं। बस समस्याओं का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन समस्याएं सबके साथ होती हैं। लेकिन जो चुनौतियां होती हैं उनको मैनेज करते हुए जो टाइम मैनेजमेंट करना, सेल्फ मैनेजमेंट करना, यही तो इसकी डिमांड है। यदि यही आपने कर लिया तो आप इसको क्रैक कर लेंगे। तो चुनौतियां निश्चित तौर पर सबके साथ होती हैं, और यदि हम बहाना बना के रह जाते हैं तो हम वास्तविक तौर पे हम खुद को, अपना जो ईगो है उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ना कि दूसरा व्यक्ति जो उसको चुनौतियां फेस कर लेगा, सामना कर लेगा, वो सिलेक्शन ले लेगा। तो यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो चुनौतियों का सामना करना ही है। इसके लिए सबसे पहले हमें दृढ़ निश्चय बनाना है। दृढ़ निश्चय ऐसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको खुद में अपने भीतर फर्म डिटरमाइंड होना है कि मुझे एमपीएससी करना है। पहले तो ये निश्चित करना है कि हाँ करना है या नहीं करना है। यदि करना है तब फिर जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आपको उसको फॉलो करना है। तो पहले खुद पे विश्वास कीजिए कि आपको करना ही है। अब जो चुनौतियां हैं वो तो सबके साथ आएंगी ही। चुनौतियों से निपटने के लिए आपको अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यदि हम अनुशासन खोते हैं तो हम कहीं पीछे चले जाएंगे। यदि आपका अनुशासन बना रहता है, अनुशासन से मेरा तात्पर्य यह है कि आपने जो तय किया है कि आपने जो लक्ष्य तय किए हैं कि मुझे एक सप्ताह में 1 यूनिट या 2 यूनिट करना है, वो अनुशासन तब रहेगा जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे। आपने तय किया है कि आपको हर संडे को ही कैसे लिखना है, वो अनुशासन तोड़ना नहीं है, उस पर आपको फॉलो करना है उसको। इसके बाद आप जब पढ़ाई करते हैं तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब एक गहनता और सततता बनी रहनी चाहिए। गहनता से मेरा मतलब है एकाग्रता, फोकस। आपका जैसे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास समय, कई लोग होंगे जिनके पास समय कम रहता है। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं दिन में मैं नौकरी कर रहा हूँ, 10 से 8 नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 4 घंटे पढ़ने के लिए है। और मेरा कंपटीशन किससे है? जो सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में जाता है, रात को 10 बजे 11 बजे तक पढ़ता है। जो 10-12 घंटे डेली पढ़ रहा है और मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा 4 घंटे का इन्वेस्टमेंट है, मुझे इतना आउटपुट मिले, इतना मुझे रिटर्न मिले कि मैं 12 घंटे जो पढ़ रहा है उसके बराबर पहुँच सकूँ, उससे कम्पीट कर सकूँ। तो इसके लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। आपकी जो एकाग्रता है, गहनता है, सततता है, वो आपको नहीं खोनी है। उसको यदि बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अभी नहीं, 2026 में अगली परीक्षा में निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं अभी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी और आपके जो प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में या नीचे जो एक मोबाइल नंबर दिया रहेगा आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपके कोई और डाउट्स रहेंगे उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।